नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो न्यूज पंच में, जहां देश के सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हैं हम आपका ये खास शो। और इसे कहते हैं हम खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम पहुंच चाहते हैं आपको उन तमाम खबरों की तरफ जिन पर रहती है हमारी पैनी निगाह। तो आइए सीधे रुख करते हैं इस वक्त की 3 बड़ी खबरों का। सबसे पहले बात होगी म्यांमार, पड़ोसी देश की, जहां कांपी है धरती। भूकंप की तीव्रता 7.2 आंकी गई रिक्टर स्केल पर। जानेंगे इस खबर से जुड़ी सारी पड़ताल। वही बात राणा सांगा पर कैसे संसद से लेकर सड़क पर है संग्राम। आखिरकार क्यों एक नेशनल हीरो को लेकर विपक्ष लगातार है हमलावर। जानेंगे इस खबर को भी बारीकी से। और आज अलविदा की नमाज यानी रमजान के पवित्र महीने का आखिरी जुमा, और इसको लेकर पुख्ता इंतजाम है। पुलिस लगातार फ्लैग मार्च निकाल रही है और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। इस पर भी करेंगे मंथन। सबसे पहले बात करेंगे म्यांमार की, जहां पर शक्तिशाली भूकंप आया, जिसकी वजह से जो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, वहां तक धरती कांप गई। और इसी वजह से जो तीव्रता रिक्टर स्केल पर आंकी गई है वो 7.2 है। और इसका असर बैंकॉक के साथ साथ अलग अलग और देशों पर भी पड़ा है। थाईलैंड और म्यांमार में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। हालांकि जो भूकंप का केंद्र है वो म्यांमार बताया जा रहा है। और ये जो भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, इसकी वजह से कई इमारतें जो हैं वो जमींदोज हो गई। निर्माणाधीन इमारतों को बहुत नुकसान पहुंचा है और कई इमारतों को खाली करवाया गया। आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे कि आखिरकार भूकंप की वजह से कैसे, आप देखिए, थरथरा कर गिर उठी ये निर्माणाधीन जो इमारत थी। और आप लोगों को यहाँ पर भागते हुए देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये विजुअल्स जो हैं ये अपने आप में इतने स्ट्रॉन्ग विजुअल्स हैं कि आप समझ सकते हैं कि भूकंप की जो भयावहता है वो कितनी ज़्यादा होगी। हालांकि अभी किस तरह का जानमाल का नुकसान है वो उसका आकलन करना बाकी है। आप ये हिलते हुए जो झूमर है उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से, कितनी तीव्रता के साथ ये भूकंप आया है। और कई ऐसी इमारतें हैं जो ज़मींदोज़ हुई, और इसीलिए जो लोग घरों में रह रहे थे, एहतियातन प्रिकॉशनरी मेजर जो लोग हैं वहाँ से इमारतों को खाली करवाएगा। ये थाईलैंड के बैंकॉक की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कैसे एक गगनचुंबी इमारत जो है वो थरथराकर भरभराकर सीधे मिट्टी के मलबे में तब्दील हो गई। और जब भी हम भूकंप की बात करते हैं वो नेचुरल क्लैमिटी है, और इसका प्रिकॉशनरी मेजर क्या होगा और ये किस तरह से आए, इस पर बात करने के लिए अखिलेश सुमन हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, सबसे पहले अब यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये जो तमाम तस्वीरें हम इस भूकंप से जुड़ी हुई देख रहे हैं, तस्वीरें भयावह हैं, तो कितना जानमाल का नुकसान हुआ है और कौन कौन से अलग देश हैं जिन पर इस भूकंप का असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? भूकंप का असर तो केंद्र बिंदु निश्चित तौर पे म्यांमार था। और म्यांमार का यह जो जगह है, इस जगह पे 1930 के से 1956 के बीच में 7 भूकंप पहले भी आए हैं। तो ये पहले से ही भूकंप जो कहते हैं कि सिस्मिक जोन है, भूकंप यहाँ पे आने का इतिहास रहा है। ये जगह जो है वो कह सकते हैं कि मांडले शहर है, म्यांमार का बहुत ही प्रमुख शहर है। मांडले व्यापारिक केंद्र है म्यांमार का। मांडले से करीब करीब 18 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये जो शहर है वो उस शहर के नॉर्थ वेस्ट में और साउथ में दोनों जगहों पे भूकंप के झटके महसूस किए गए। और बड़े पैमाने पे कहा यह जा रहा है कि कम से कम 12 लाख लोग इससे उस जगह पे प्रभावित हुए हैं, और मांडले पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। तो एक तरीके से ये जो है ये भूकंप थाईलैंड तक भी पहुंच जाए, दो वहाँ से करीब 700 किलोमीटर दूर है। थाईलैंड से बैंकॉक में इसका असर देखने को मिला। बैंकॉक के निर्माणाधीन इमारत जो मल्टी स्टोरी स्काई स्क्रैपर बच रहा था, स्काई स्क्रैपर बन रहा था, वो पूरा ढह गया। उसके बाद म्यांमार में थाईलैंड की जो प्रधानमंत्री हैं सिनावात्रा, वो फुकेत की यात्रा पे थी। वो फुकेत से लौट के फिर से बैंकॉक आई। बैंकॉक पूरे म्यांमार ये थाईलैंड में
इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है, वहाँ बैठक चल रही है, किस तरीके से उसका उसमें राहत सामग्रियाँ पहुँचाई जाएगी, किस तरह से लोगों को निकाला जाएगा। अभी तत्कालीन जो खबर यह है कि 43 लोग बैंकॉक में प्रभावित हुए हैं इस पूरे मसले से। उसके बाद अगर इसका स्प्रेड देखेंगे तो वियतनाम में इसका स्प्रेड हुआ है, चाइना की यूनान प्रोविंस में इसका स्प्रेड हुआ है। यूनान प्रोविंस के बारे में तो यह कहा जा रहा है कि वहाँ 7.9 रिक्टर स्केल पे वहाँ है। अभी तक वहाँ से कोई ज़्यादा पुख्ता खबर नहीं आई है। उसके अलावा इसका असर थोड़ा बहुत जो अखिलेश, लेकिन अगर हम रिक्टर स्केल को देखें तो 4.0 में ही बहुत ज़्यादा नुकसान की खबर सामने आती है और आप 7.9 बताएं तो हम समझ सकते हैं कि कितनी स्थिति जो है वो भयानक रही होगी। बहरहाल प्रधानमंत्री ने भी इस पूरे हादसे पर दुख जताते हुए ये साफ तौर पर एमईए को कहा है कि वो इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए रखे कि अगर म्यांमार को कोई मदद की जरूरत है तो भारत कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा है। हाँ, निश्चित तौर पे भारत जो है वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर, हमेशा अपने आप को फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में अपने आप को पेश करता रहा है। जितने पड़ोसी देश हैं उन पड़ोसी देशों तक, चाहे वो समुद्री पड़ोसी हों या जो क्षेत्रीय यहाँ के ज़मीन से लगे हुए पड़ोसी हों, तो नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी रही है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर की पॉलिसी रही है। और इस मामले में जो विदेश मंत्रालय जो है वहाँ के जो दोनों जगहों पे, बैंकॉक में हमारा जो दूतावास है और जो म्यांमार में हमारा दूतावास है, दोनों दूतावासों को सक्रिय कर दिया गया है। वो एक तरीके से संपर्क में है वहाँ की अथॉरिटीज़ के कि किस तरीके से मदद की जाएगी। जहाँ भी जैसी भी जरूरत होगी, हो सकता है डॉक्टरों की टीम भेजनी पड़े, हो सकता है आवश्यक चिकित्सा सेवाएं भेजनी पड़े, जो सामग्रियाँ हैं, अन्य खाने पीने की सामग्रियाँ हैं। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारा जो एनडीए में है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भारत में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ भी जरूरत हुई है, यहाँ तक कि तुर्की में जो भूकंप आया था, बहुत भयानक भूकंप, तुर्की में भी हमारे जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी के जो कर्मी हैं वो गए थे वहाँ। तो मुझे लगता है कि म्यांमार और थाईलैंड में जो जिस तरीके की विपदा आई है, उस विपदा में हमें वापस बात करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया है, एक बार वो ट्वीट दिखाते हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इस पूरे हादसे को लेकर दुख जताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कंसर्न बाय द सिचुएशन इन द वेक ऑफ अर्थक्वेक इन म्यांमार एंड थाईलैंड, यानी कि वो इस हादसे को लेकर कंसर्न है। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रेइंग फॉर द सेफ्टी एंड वेल-बीइंग ऑफ एवरीवन, इंडिया स्टैंड्स ready to offer all possible assistance. In this regard, asked our authorities to be on standby. Also asked MEA to remain in touch with the government of Myanmar and Thailand. साफ तौर पर प्रधानमंत्री का ये ट्वीट यही दर्शाता हुआ कि वहाँ पर जो लोग हैं उनकी कुशल मंगल की वो प्रार्थना करते हुए और भारत कंधे से कंधा मिलाकर तमाम जो पॉसिबल असिस्टेंस है, यानी कि जितनी मदद की जा सकेगी वो करेगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने एमईए को इस पूरे मामले पर निगाह रखने के लिए कहा है, ताकि वो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं म्यांमार और थाईलैंड के, उनके साथ संपर्क में रहें, क्योंकि ऐसे मुसीबत और मुश्किल भरे वक्त में किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। और भारत अपनी नेबरहुड पॉलिसी के साथ इस सिचुएशन में खड़ा हुआ है थाईलैंड और म्यांमार के साथ। अखिलेश, अगर देखा जाए तो इम्फाल और मेघालय जो भारत में है, उस पर भी इस भूकंप का असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, मेघालय में भी भूकंप का असर देखा गया है, यहाँ तक कि गुवाहाटी में भी भूकंप का असर देखा गया है। तो मेघालय की जो स्थिति है कि मेघालय में लोग घरों से बाहर निकल के बाहर आ गए। मेघालय भी सिस्मिक जोन माना, वहाँ जो गारो घाटी है, गारो घाटी में इसका असर देखा गया है। नॉर्थ ईस्ट के अन्य जगहों पे भी इसका असर है और थोड़ी देर में अभी खबरें आएंगी कि नॉर्थ ईस्ट में भी कहाँ कहाँ इसका असर दिखा गया है। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो भारत से, चूँकि म्यांमार काफ़ी लगा हुआ है, ये जो जगह है कह सकते हैं कि भारतीय बॉर्डर से करीब 300 किलोमीटर दूर है, तो ऐसे में भारत के नॉर्थ ईस्टर्न तमाम जगहों पे इसका असर मिलेगा। थोड़ी देर में सारी जगहों से खबरें आने लगेगी, तो वहां से जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की सारी टीम को वहां पे नॉर्थ ईस्ट में सक्रिय कर दिया गया है। वो वहां से सारी जानकारी दे और तो तुरंत सक्रिय हो जाए वहां के लोगों को बचाने के लिए जिस तरह की भी जरूरत हो। अखिलेश, कई ऐसे देश हैं, जापान की हम बात करें, जो अर्थक्विक प्रोन देश माने गए हैं, ऐसे में उनका डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जिस तीव्रता का भूकंप आया है, लोग उसके साथ आप यहाँ पर देख रहे हैं इन विजुअल्स के जरिए। तो अखिलेश, डिजास्टर मैनेजमेंट इस तरह की कंट्रीज का बहुत स्ट्रांग होता है कि किस तरह से बिल्डिंग्स का निर्माण अर्थक्विक के रेजिलियंस के हिसाब से किया जाए। ऐसे में कितना स्ट्रांग आप मानते हैं थाईलैंड और म्यांमार का डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम है इस स्थिति से निपटने के लिए?
देखिए, थाईलैंड और म्यांमार दोनों हैं जो आधुनिक तरीके से विकसित हुए हैं, और थाईलैंड की तो पूरी जो डिजाइन है वो भी बहुत ही आधुनिक स्काई स्क्रैपर की डिजाइन सारी बनाई गई हैं, ऊंची ऊंची इमारतें हैं। और म्यांमार में भी आप जानते हैं कि म्यांमार को भी काफ़ी नए तरीके से विकसित किया गया है। वहाँ का जो शहर है नेपिटा, वो माना जाता है कि दुनिया के आधुनिकतम शहरों में एक है। तो जब इस तरह की प्राकृतिक विपदा आती है तो जो बड़े 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 भवन हैं, बड़े ऊंचे भवन हैं, उन पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है। जापान की जहां तक आप बात करिए तो जापान में इसी लिहाज से कई जगह ऐसे मकान बनाए जाते हैं जहां की या तो लकड़ियों के होते हैं या कम ऊंचे इमारतें होती हैं, तो इसके चलते वो होते हैं। उनकी तकनीक है, उनका एक ऐसे बैलेंस करने वाला एक मैकेनिज्म है जिस मैकेनिज्म के द्वारा वो मकानों को करते हैं। ये तकनीक हर जगह इस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। लेकिन जब विपदा बहुत बड़ी हो, भूकंप का झटका बहुत ज्यादा हो, तो ये सारी तकनीकें फेल कर जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि भवन निर्माण में भी भूकंप के जो रोकने के तरीके हैं और भूकंप रोधी भवन बनाए जाए ताकि जो है लोगों को उतनी क्षति नहीं हो। लेकिन स्काई स्क्रैपर का जब जमाना आता है तो उसमें लोग बहुत ज्यादा चिंता नहीं करते, इस बात का भविष्य की जानकारी नहीं होती, तो साथ साथ मंजिला इमारतें बनाई जाती हैं। अखिलेश, अगर देखा जाए तो कुछ ही दिनों में, यानी अप्रैल का जो पहला हफ्ता है उसमें थाईलैंड को बिम्स्टेक का जो पूरा सम्मेलन है उसका सफल आयोजन करना है। उससे पहले ये विपदा उनके सामने आई है। कितना इम्पोर्टेंट आपको लगता है कि थाईलैंड इस डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसमें वो अपने आप को ये बता रहा है कि वो इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार है, वापस पटरी पर जीवन को लेकर आ पाएगा? देखिए, थाईलैंड एक काफ़ी आधुनिक तरीके से विकसित हुआ देश है, जो उसके बोला जाता है कि साउथ ईस्ट एशियन टाइगर्स उसको बोला जाता रहा है। तो थाईलैंड में आधुनिक तकनीक काफ़ी है और थाईलैंड के अंदर एक रेजिलियंस कैपेसिटी है। थाईलैंड के अंदर वो तकनीकी सुविधाएं हैं। तो निश्चित तौर पे ये जो भूकंप आज का है, ये भूकंप अभी एक सप्ताह अभी बिम्स्टेक मीटिंग 3-4 को होनी है वहाँ, तो उसमें समय है। तो मुझे लगता है कि उस समय तक स्थितियाँ नियंत्रण में आ जाएगी थाईलैंड में। और जहां अगर समिट का जो जगह है, समिट की जगह पे अगर बड़ी क्षति नहीं हुई होगी, एयरपोर्ट पे अगर बड़ी क्षति नहीं होगी, तो उसको संभाला जा सकता है। सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है कि एयरपोर्ट और जो कनेक्टिंग रोड्स है, कनेक्टिंग रोड्स की क्या स्थिति है। सूचनाएं तो ऐसी है कि कुछ कुछ डैमेज हुए हैं, लेकिन उसको कितना डैमेज हुआ है, ताकि जो इतने बड़े लेवल पे प्रतिनिधिमंडल जाएंगे बिम्स्टेक के, तो उन प्रतिनिधिमंडल के आवाजाही में डैमेज हुआ है, वो डैमेज कंट्रोल करना कितना जरूरी है, ये कुछ ही देर में पता चल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। एक बार जाने से पहले इस खबर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि आखिरकार ये जो भूकंप आया उसकी वजह से बैंकॉक और म्यांमार को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी। आप देख सकते हैं कि जो लोग बैठे हुए थे वो आपको हिलते डुलते हुए नजर आ रहे होंगे, जो सामान पड़ा हुआ है वो अपनी जगह से खिसकता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे आप ये मान सकते हैं कि तीव्रता काफी स्ट्रॉन्ग थी। ये भी तस्वीरें आप देख सकते हैं, बिल्डिंग तिरछी होती हुई, इरेक्ट होती हुई आपको नजर आ रही है। सीधी खड़ी हुई होगी जब भूकंप नहीं था, लेकिन ये इरेक्शन साफ तौर पर बता रहा है कि भूकंप की तीव्रता बहुत ज्यादा थी और लोग भागते हुए। अब इसमें सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि इसके बाद का काम जो डिजास्टर मैनेजमेंट का आपका मंत्रालय है वो कैसे करेगा, क्योंकि ये जिस तरह से थरथरा कर निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी है, उसके बाद जो मलबा है उसे हटाने का काम कितनी त्वरित कार्रवाई से मिशन मोड द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट की मंत्रालय द्वारा किया जाता है थाईलैंड में, ये देखना होगा। और फिलहाल